जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में क्लास 11 ज्योग्राफी के टॉप ऐसे 50 सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि क्लास 11 बोर्ड एग्जाम से लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि आप क्लास 11 बोर्ड में टर्म 2 में 40 में 40 मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराया गया है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए आज की सुपर फास्ट वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड जो कि आपके स्क्रीन पर है कि महासागरीय जल की औसत लवणता क्या है। आपको बताना कि ये जो महासागरीय जल है इसकी औसत लवणता क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, महासागरीय जल की औसत लवणता 35% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में दिया है फ्रेंड्स कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है। आपको बताना कि पृथ्वी के कुल कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है। तो 71% भूभाग पर जल है और 29% भूभाग पर भूमि का विस्तार है। अगला क्वेश्चन 3 में दिया है जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए कि वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपको बताना है अभी भारत में वर्तमान समय में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अभी वर्तमान समय भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पश्चिम घाट के किन्हीं दो दर्रों के नाम लिखिए। आपको बताना है कि पश्चिम घाट के किन्हीं दो दर्रों के नाम लिखना है। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, भोर घाट दर्रा और पाल घाट दर्रा। फ्रेंड यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन क्लास 11 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप इन सभी क्वेश्चन के आंसर का अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 5 में दिया है फ्रेंड्स कि अपवाह तंत्र किसे कहते हैं। आपको बताना है ये जो अपवाह तंत्र है वो किसे कहते हैं। तो चलिए अपवाह तंत्र को हम लोग जानते हैं। जब मुख्य नदी एवं उसकी सहायक नदियां जलातरीय बनावट के आधार पर जल की दिशा तय करती है तो उसे अपवाह तंत्र कहते हैं। काफी आसान भाषा में और काफी सुंदर सा आंसर है फ्रेंड्स कि अपवाह तंत्र किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन 6 में दिया है फ्रेंड्स कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। आपको पता है ये जो नर्मदा नदी है इसका उद्गम स्थान कहाँ है। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक है। और यदि बात करें कि नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है तो नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। और दोस्तों यह नदी जो है यह पश्चिम की तरफ जाकर खम्बस की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन 7 में दिया गया फ्रेंड्स कि भारत के तटीय रेखा की लंबाई कितनी है। आपको बताएंगे भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई कितनी है। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 7516 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन 8 में दिया गया फ्रेंड्स कि मौसम और जलवायु में अंतर स्पष्ट करें। यानी आपको बताना कि ये जो मौसम है और जलवायु में क्या अंतर है, तो आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो चलिए मौसम और जलवायु में हम लोग डिफरेंट जानते हैं। तो दोस्तों मौसम, सबसे पहले हम लोग मौसम जानते हैं तो वायुमंडल में होने वाले क्षणिक परिवर्तन को मौसम कहते हैं। और जलवायु की बात करें तो किसी विस्तृत क्षेत्र में 30 से 35 वर्ष में मौसम की दशाओं की कुल योग के अध्ययन को ही जलवायु कहते हैं। दोस्तों मौसम जो है वो किसी 30 से 35 साल में इसका प्रभाव देखा जाता है। और मौसम की बात करें तो ये हर एक पल में बदल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि यह सीमित क्षेत्र को प्रभावित करता है। यानी मौसम जो है वो सीमित क्षेत्र को प्रभावित करता है। और जलवायु की बात करें तो यह किसी लंबे विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करता है। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड कि यह हर एक पल बदल सकता है। यानी मौसम जो है फ्रेंड वो हर एक पल में बदल सकता है। और जलवायु जो है इसका प्रभाव 30 से 35 वर्ष में दिखता है। यानी दोस्तों जलवायु जो है वो 30 से 35 वर्ष में इसका प्रभाव दिखता है। अगला क्वेश्चन 9 में दिया है फ्रेंड्स कि जलोढ़ मृदा से आपका क्या तात्पर्य है। आपको ये जो जलोढ़ मिट्टी है इससे आपका क्या तात्पर्य है, यह भारत में कहाँ पाई जाती है। यानी ऊपर जो जलोढ़ मिट्टी है वह भारत में कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जलोढ़ मिट्टी होता क्या है। तो जलोढ़ मिट्टी वह मिट्टी होता है जिसे नदियां बहाकर लाती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन एवं पोटास की मात्रा कम होती है। दोस्तों जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसमें नाइट्रोजन एवं पोटास की मात्रा कम होती है, लेकिन फास्फोरस और ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। जलोढ़ मिट्टी को उर्वरकता के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, एक बांगर और खादर। दोस्तों जलोढ़ मिट्टी को जो उर्वरक शक्ति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, पहला बांगर और दूसरा खादर। तो अब समझते हैं बांगर किसे कहते हैं। तो पुराने जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है जो कि कम उपजाऊ होता है। और खादर की बात करें तो जस्ट उल्टा हो जाएगा फ्रेंड्स, नए जलोढ़ को खादर कहा जाता है जो कि अधिक उपजाऊ होता है। अब हम लोग जानते हैं कि जलोढ़ मिट्टी कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो जलोढ़ मृदा का वितरण भारत में लगभग 40% इसी मृदा का विस्तार है। दोस्तों भारत में जो है वो 40% सिर्फ जलोढ़ मृदा का विस्तार है, जिसमें से राजस्थान के उत्तरी भाग, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में पाए जाते हैं। दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए कि जलोढ़ मिट्टी से आपका क्या तात्पर्य है और यह भारत में कहाँ कहाँ पाई जाती है। फ्रेंड्स यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको कोई भी मॉडल सेट कर पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि मॉडल सेट में जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पे करवा दिए गए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन 10 में बोल रहा है फ्रेंड्स कि हिमालय से निकलने वाली नदियों की 3 विशेषता को लिखाने को बताना कि जो हिमालय से नदियाँ निकलती है उनमें से आपको 3 विशेषता को लिखना है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग करते हैं। हिमालय से निकलने वाली 3 नदियां सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र की विशेषताएं निम्नलिखित है। तो चलिए हम लोग जानते हैं हिमालय से निकलने वाली नदियां की क्या विशेषताएं होती है। फर्स्ट पॉइंट फ्रेंड कि यह नदियां तीव्र एवं मंद दोनों गति से बहती है। यानी दोस्तों हिमालय से जो नदियां निकलती है ये तीव्र और धीमी दोनों गति से बहती है। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स किस इन नदियों का बेसिन बड़ा होता है। दोस्तों जो हिमालय से नदियां निकलती है इनका जो बेसिन है वो बड़ा होता है। अगला पॉइंट फ्रेंड्स ये नदियां अधिक मात्रा में अवसाद को वहन करती है, जिससे जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। दोस्तों जो हिमालय से नदियां निकलती है वो अधिक मात्रा में अवसाद को लेकर के आती है, जिससे जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है।
नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है फ्रेंड्स कि इन नदियों का उद्गम हिमनद क्षेत्र से होने के कारण सालों भर नदियों में पानी रहता है। यानी दोस्तों ये जो नदियाँ हैं हिमालय से निकलने के कारण इसमें हमेशा हर वर्ष पूरा वर्ष पानी रहता है और जिसमें नाव चलाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन 11 में फ्रेंड जो कि काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है आपके क्लास 11 बोर्ड एग्जाम्स के लिए कि भारत में कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरता है। यानी आपको बताना कि भारत में कौन कौन से राज्य से कर्क रेखा गुजरता है। तो दोस्तों भारत में कुल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरता है। तो वो कौन कौन से राज्य हैं? पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये कुल 8 राज्य हैं फ्रेंड जिनसे भारत में कर्क रेखा गुजरते हैं। अगला क्वेश्चन 12 में दिया है फ्रेंड्स कि मृदा संरक्षण के 3 उपाय लिखे हैं। आपको बताएं ये जो मृदा संरक्षण है इनके आपको 3 उपाय लिखना है। फ्रेंड्स यहाँ पे यदि आपको क्वेश्चन आंसर अच्छी तरीके से याद नहीं हो रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को रोक करके एक बार अपने से पढ़ने का प्रयास कीजिए ताकि आपको जो फ्रेंड वो आंसर ज़्यादा समझ आएगा और ज़्यादा भी याद होगा। तो अब हम लोग समझते हैं कि मृदा संरक्षण के क्या क्या उपाय हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं फ्रेंड कि मृदा संरक्षण किसे कहते हैं। दोस्तों क्वेश्चन में दोस्तों आपको हमेशा पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है। तो मृदा संरक्षण हम लोग जानते हैं किसे कहते हैं। तो मृदा की गुणवत्ता को बनाए रखने एवं मृदा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं उसे मृदा संरक्षण कहा जाता है। कहने का मतलब ये कि फ्रेंड जो मृदा की गुणवत्ता को बनाए रखने एवं मृदा की गुणवत्ता में जो सुधार किया जाता है जो इसका तरीका अपनाया जाता है उसी को मृदा संरक्षण कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड कि मृदा संरक्षण के उपाय ने आपको पता कि मृदा संरक्षण के क्या क्या उपाय हैं। तो हम लोग चलिए पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं कि मृदा संरक्षण कैसे किया जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि वृक्षों को अधिक से अधिक लगाना चाहिए। यानी दोस्तों वृक्ष को जो है हमें अधिक से अधिक लगाना चाहिए मृदा संरक्षण करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि अति पशुचारण को रोका, यानी अत्यधिक पशुचारण जो किया जा रहा है उसको रोककर मृदा संरक्षण किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पर्वत एवं पठारी क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेती करके, यानी दोस्तों पर्वत और पठारी जो क्षेत्र है वहाँ पे सीढ़ी नुमा खेती करनी चाहिए। मिश्रित कृषि को बढ़ावा देकर, यानी हमेशा अलग अलग प्रकार की कृषि करना चाहिए और आम नागरिक को जागरूक बनाकर। ये कुल 5 पॉइंट है फ्रेंड मृदा संरक्षण के जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए कि मृदा संरक्षण के उपाय क्या क्या हैं। अगला क्वेश्चन 13 में दिया है फ्रेंड कि लाल मृदा की विशेषता का वर्णन करें। यानी आपको बताना ये जो लाल मिट्टी है इसकी विशेषताओं को आपको वर्णन करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग करते हैं। लाल मृदा यानी लाल मिट्टी जो फ्रेंड्स यह भारत की सबसे बड़ी मृदा है। जो लाल मिट्टी है वो भारत की सबसे बड़ी मिट्टी है। यह जो कुल 18% भूभाग पर पाया जाता है। दोस्तों लाल मिट्टी जो है वो कुल 18% भूभाग पर पाए जाते हैं। लाल मृदा की विशेषता यानी लाल मिट्टी की क्या क्या विशेषताएं होती। तो पहला विशेषता फ्रेंड लाल मृदा का निर्माण कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। दोस्तों जो लाल मिट्टी है इसका निर्माण कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस मृदा में आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण लाल रंग का दिखाई देता है। यानी दोस्तों लाल मिट्टी जो है इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होता है जिसके कारण यह लाल रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस मृदा में बाजरा, आलू, मूंगफली आदि की खेती की जाती है। तो काफ़ी सुंदर सा आंसर फ्रेंड्स कि लाल मिट्टी की क्या क्या विशेषताएं होती है। अगला क्वेश्चन 14 में दिया है फ्रेंड कि हिमालय अपवाद तंत्र एवं प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र में कोई 5 अंतर लिखे। यानी आपको जो हिमालय अपवाद तंत्र है वो प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र है इसमें से कोई आपको 5 अंतर लिखना है। तो चलिए हम लोग 5 अंतर को जानते हैं। पहले जब समझते हैं हिमालय अपवाद तंत्र। इन नदियों का उद्गम हिमालय के हिमनद क्षेत्र से हुआ। दोस्तों हिमालय अपवाद तंत्र जो फर्स्ट पॉइंट फ्रेंड इन नदियों का जो उद्गम है वो हिमालय क्षेत्र से हुआ है। इन नदियों का बेसिन बड़ा होता है। दोस्तों हिमालय से जो नदियाँ निकलते हैं उनका बेसिन बड़ा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह नदियाँ तीव्र एवं मंद दोनों गति से बहती है। यानी हिमालय से निकलने वाली नदियाँ तीव्र और धीमी दोनों गति से बहती। इन नदियों में सालों भर पानी रहता है। यानी दोस्तों हिमालय से निकलने वाली नदियों में सालों भर पानी रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये नदियाँ अधिक मात्रा में अवसाद को लेकर चलती है जिससे डेल्टा का निर्माण होता है। तो दोस्तों ये था हिमालय अपवाद तंत्र की विशेषताएं। और आप जानते हैं कि प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र। दोस्तों फर्स्ट पॉइंट है प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र में कि इन नदियों का उद्गम पश्चिम घाट तथा पठारी क्षेत्र से हुआ। ना दोस्तों प्रायद्वीपीय नदियों का जो उद्गम है वो पश्चिम घाट तथा पठारी क्षेत्र से हुआ है। इन नदियों का बेसिन छोटा है। दोस्तों प्रायद्वीपीय नदियाँ जो होती है उनका बेसिन छोटा होता है। ये नदियाँ धीमी गति से बहती है। प्रायद्वीपीय नदियाँ जो होती है वो धीमी गति से बहती है। इन नदियों में सालों भर पानी नहीं रहता है। दोस्तों प्रायद्वीपीय जो नदियाँ होती है इसमें सालों भर पानी नहीं रहता है। ये नदियाँ अधिक मात्रा में अवसाद को लेकर नहीं चलती है जिससे डेल्टा का निर्माण नहीं होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट 15 में दिया फ्रेंड्स कि भारतीय जलवायु के प्रमुख विशेषता का वर्णन करें। यानी आपको जो भारतीय जलवायु है इसके प्रमुख विशेषताओं का आपको वर्णन करना। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले जलवायु जानते हैं। जलवायु किसे कहते हैं। तो किसी भी लंबे समय में 30 से 35 वर्ष के अंतराल में मौसम की दशाओं एवं विभिन्नताओं के कुल योग का अध्ययन करना ही जलवायु कहलाता है। तो अब हम लोग समझते हैं फ्रेंड्स कि भारतीय जलवायु की विशेषताएं, यानी भारतीय जो जलवायु है इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। तो पहला जो विशेषता है फ्रेंड भारत में उष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यानी दोस्तों भारत में जो जलवायु है भारत की जो जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि भारतीय जलवायु की सबसे मुख्य विशेषता यह है
कि भारत में हर तरह का मौसम पाया जाता है, जैसे सर्दी, गर्मी, बरसात, वसंत ऋतु आदि। यानी दोस्तों भारतीय जलवायु की सबसे बड़ा एक विशेषता है कि भारत में हर एक प्रकार का भी मौसम पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड कि कॉपर महोदय ने ही जलवायु को तापमान एवं वर्षा के आधार पर भारत की जलवायु को निम्न प्रदेशों में बांटा था। तो ये क्वेश्चन 15 का आंसर था फ्रेंड्स कि भारतीय जलवायु की प्रमुख विशेषताएं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड 16 में कि काली मिट्टी किसे कहते हैं। जो आने बताना कि ये जो काली मिट्टी है वो किसे कहते हैं, इसके निर्माण एवं विशेषता का वर्णन करें। आने को इसका निर्माण कैसे होता है और इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर में पॉइंट पर पॉइंट करते हैं। तो सबसे पहले काली मिट्टी को हम समझते हैं। काली मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहा जाता है। दोस्तों काली मृदा को लावा मृदा के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह डक्कन ट्रैप की लावा चट्टानों के टूटने फूटने से बनती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी या फिर रेगर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। आप जानते हैं कि काली मिट्टी का जो निर्माण होता है वो कैसे इसका निर्माण होता है। तो इस मृदा का निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा पदार्थों या चट्टानों के अपक्षय एवं अपघटन के कारण होता है। दोस्तों काली मिट्टी का जो निर्माण होता है वो ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा पदार्थ या विशाल चट्टानों के अपक्षय एवं अपघटन के कारण होता है। अब हम लोग समझते हैं कि काली मिट्टी की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो पहला जो विशेषता फ्रेंड, यह कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। दोस्तों काली मिट्टी जो है वो कपास की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी बहुत जल्दी चिपचिपी होती है। यानी दोस्तों काली मिट्टी में पानी पड़ेगा तो बहुत जल्दी चिपचिपा हो जाएगा तथा सूखने पर इसमें दरार पड़ जाती है, और जब काली मिट्टी सूखेगा तो इसमें बड़े बड़े दरार भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहे हैं कि इस मिट्टी में नमी धारण करने की शक्ति अधिक होती है। दोस्तों काली मिट्टी में जो है वो नमी धारण करने की शक्ति अधिक होती है, इसीलिए वर्षा कम होने पर भी सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। यानी कम वर्षा भी होगा तो काली मिट्टी की सिंचाई करने की उतना ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन 17 में दिया फ्रेंड कि अरब सागर में गिरने वाली दो नदियों के नाम लिखे। आपको पता है ये जो अरब सागर है उसमें गिरने वाली दो नदियों के नाम लिखना है। तो अरब सागर में बहुत सारी नदियों गिरती फ्रेंड, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपसे दो पूछा गया है, तो नर्मदा और ताप्ती नदी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18 में देख फ्रेंड जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भारतीय राज्य कौन सा है। नहीं वो आपको बताना कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जिसका कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। और यदि बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। अगला क्वेश्चन 19 में दिया है फ्रेंड्स कि अपवाह तंत्र किसे कहते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड आपके एग्जाम के लिए कि अपवाह तंत्र किसे कहते हैं। तो जब मुख्य नदी एवं उसकी सहायक नदियां मिलकर जलातरीय बनावट के आधार पर जल की दिशा तय करती है तो उसे हम अपवाह तंत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन 20 में दिया है फ्रेंड कि बांगर क्या है। को बताइए जो बांगर है वो क्या है। तो पुराने जलोढ़ को बांगर कहते हैं जो कि कम उपजाऊ होता है। और यदि क्वेश्चन करता है कि खादर क्या है तो जस्ट उल्टा हो जाता कि नए जलोढ़ को खादर कहा जाता है जो कि अधिक उपजाऊ होता है। अगला क्वेश्चन 21 में दिया है फ्रेंड कि भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लिखे है। आपको पता है कि जो भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है वो आपको बताना है। तो चलिए भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जानते हैं। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। वही देशांतरीय विस्तार की बात करें तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। फ्रेंड जिन भाई और बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार प्लीज अपने अपने सुंदर से हाथों से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि फ्रेंड्स क्वेश्चन को टैपिंग करने में काफी ज्यादा मेहनत लगता है। तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आपको हमेशा आगे भी हेल्प करता रहूंगा। अगला क्वेश्चन 22 में देखिए फ्रेंड कि सारगैसो सागर क्या है। आपको पता है ये जो सारगैसो सागर है वो क्या है। तो उत्तरी अंटार्कटिक महासागर के 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 35 डिग्री से 75 डिग्री देशांतर के मध्य स्थित शांत एवं स्थिर जलीय क्षेत्र को सारगैसो सागर कहा जाता है। तो ये सारगैसो सागर का आंसर था फ्रेंड। अगला क्वेश्चन 23 में दिया गया कि जल संभर से आप क्या समझते हैं। आपको बताना ये जो जल संभर है इससे आप क्या समझते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं कि छोटी नदियां और नालों द्वारा अपवाहित जल क्षेत्र को जल संभर कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये कि छोटी नदी जो होते हैं और नालों के द्वारा जो अपवाहित क्षेत्र होते हैं उसी को हम लोग जल संभर कहते हैं। अगला क्वेश्चन 24 में दिया है फ्रेंड जो कि काफी वीवीआई क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए। ये इस क्वेश्चन को आप सभी वीवीआई कर लीजिएगा कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। ना पता ये जो हमारा पृथ्वी है इसको नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग करते हैं। तो पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल में से लगभग 71% भूभाग पर जल क्षेत्र का विस्तार है। यानी कहने का मतलब ये कि पृथ्वी पर जो है वो सिर्फ 71% भूभाग पर सिर्फ जल का विस्तार है, वहीं 29% भूभाग पर सिर्फ भूमि का विस्तार है। इसलिए पृथ्वी पर जल अधिक होने के कारण इसे जलीय एवं अंतरिक्ष से नीला नजर आने के कारण नीला ग्रह कहा जाता है। यानी कहने का मतलब ये कि पृथ्वी पर जल की मात्रा अधिक होने के कारण जब इसे अंतरिक्ष से देखा जाता है तो यह नीला कलर का दिखाई देता है, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। काफी सारे वीवीआई क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके एग्जाम्स के लिए
अगला क्वेश्चन 25 में दिया गया है कि पारिस्थितिकी से आप क्या समझते हैं, यानी आपको बताना ये जो पारिस्थितिकी है इससे आप क्या समझते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग करते हैं। पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत सभी जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य उनके होने वाले अंतर्क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। अतः इसके जैविक और अजैविक घटक पूर्ण रूप से भागीदारी निभाते हैं। तो ये है दोस्तों पारिस्थितिकी का आंसर कि पारिस्थितिकी से आप क्या समझते हैं। अगला 26 में दिया गया फ्रेंड कि जैव मंडल से आपका क्या तात्पर्य है, आपको बताना है ये जो जैव मंडल है इससे आपका क्या तात्पर्य है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग करते हैं। सामान्यतः पृथ्वी के सभी जीवित तथा आसपास के पर्यावरण जिसमें आपस में जीव क्रिया करते हैं उससे जैव मंडल का निर्माण होता है, जिसके अंतर्गत समस्त जैविक और अजैविक घटक का निर्माण होता है, उसे जैव मंडल कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि जैव मंडल का निर्माण कैसे होता है। दोस्तों जैव मंडल का जो निर्माण होता है वो स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल ये तीनों मिलते हैं तब जैव मंडल का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन 27 में दिया फ्रेंड जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए कि नदियों के किन्हीं 5 महत्व के लिखे। अन्य आपको बताएं ये जो नदियां होती है भारतीय जो नदियां होती है उसके क्या क्या विशेषताएं होती है वो आपको बताना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग करते हैं। तो दोस्तों नदियाँ एक प्रकार से प्राकृतिक उपहार है जिसके निम्न विशेषताएं हैं। यानी दोस्तों नदी जो बोला जाए नदी वो है प्राकृतिक के द्वारा दिया एक उपहार है जिसके निम्न विशेषताएं हैं। पहला विशेषता जो है फ्रेंड वो है कि नदियों में जलीय जीवों का निवास स्थान होता है। दोस्तों जो नदी होते हैं उनमें जलीय जीवों का निवास स्थान होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि नदियों में कृषि कार्य के रूप में सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों नदी से जो है वो कृषि कार्य के लिए सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इमारत बनाने के लिए बालू का कण नदियों से ही प्राप्त होता है। दोस्तों बड़े बड़े इमारत बड़े बड़े जब बिल्डिंग बनते हैं तो उनमें जो बालू का कण का उपयोग होता है वो नदियों से ही प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड कि नदियों पर डैम बनाकर बाढ़ नियंत्रण कर मृदा अपरदन को रोका जाता है। दोस्तों नदियों पर बड़े बड़े डैम बना दिए जाते हैं जिससे बाढ़ नियंत्रण भी होता है और मृदा अपरदन को भी रोका जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड कि नदियों पर बड़े डैम बनाकर जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। दोस्तों नदियों पर जो है वो डैम बना दिया जाता है और जल का विद्युत उत्पादन भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन 28 में देखिए फ्रेंड जो कि काफी भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए कि बांगर एवं खादर में अंतर स्पष्ट करें। आपको बताएं ये जो बांगर है वो खादर है इसमें आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो दोस्तों जल और मिट्टी को उर्वरक शक्ति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, एक बांगर और खादर। तो इसी को आपको अंतर लिखना कि बांगर और खादर में क्या विशेषताएं होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बांगर और खादर होता क्या है। तो नदियों के बाढ़ अवशेष से निर्मित मैदान को बांगर एवं खादर कहा जाता है। इसे उपजाऊ के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, पहला बांगर और दूसरा खादर। अब हम जानते हैं कि इसकी विशेषताएं। पहला जो विशेषता है फ्रेंड कि यह कम उपजाऊ मृदा होता है। ना दोस्तों बांगर जो है वो कम उपजाऊ मृदा होता है। वही खादर की बात करें तो यह अधिक उपजाऊ मृदा होता है। बांगर की बात करें तो यह पुराने जलोढ़ मृदा होता है। दोस्तों बांगर जो है पुराने जलोढ़ मृदा होता है, खादर यह नए जलोढ़ मृदा होता है। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड कि इसमें बांगर की जो मिट्टी होती है वो रेतीली होती है और खादर की बात करें तो इस मिट्टी में कंकड़ एवं कैल्शियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड कि इसमें प्रत्येक साल नदी का पानी नहीं पहुंच पाता। जो बांगर है फ्रेंड उसमें प्रत्येक साल नदी का पानी नहीं पहुंच पाता। और खादर की बात करें तो इसमें प्रत्येक साल नए जलोढ़ मृदा के परत का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन 29 में दिया गया फ्रेंड कि समुद्री जल की लवणता से आप क्या समझते हैं। आपको ये जो समुद्री जल लवणता है इससे आप क्या समझते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग करते हैं। सागरीय जल के भार एवं उसमें घुले हुए पदार्थ के भार के अनुपात को सागरीय लवणता कहते हैं। लेकिन प्रति 1 किलोग्राम सागरीय जल में घुले हुए ठोस पदार्थ की कुल मात्रा को लवणता कहा जाता है और महासागरीय जल का औसत लवणता 35 ग्राम होता है। दोस्तों महासागरीय जल का औसत लवणता की बात करें तो महासागरीय जल का जो औसत लवणता है वो 35 ग्राम होता है। नेक्स्ट 30 में दिया है फ्रेंड कि बायोम क्या है। मैं आपको बताऊं ये जो बायोम है ये क्या है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम करते हैं। पौधों एवं प्राणियों का वह एक समुदाय जो किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। यानी कहने का मतलब एक कि पौधों और प्राणियों का वह बहुत बड़ा समुदाय जो कि एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं वो बायोम कहलाता है। अर्थात पृथ्वी पर पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं सभी प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र को बायोम कहा जाता है। तो ये था फ्रेंड कि बायोम का डिफिनेशन कि बायोम क्या है। नेक्स्ट 31 में दिया है फ्रेंड कि पारिस्थितिकी संतुलन क्या है। ये जो पारिस्थितिकी संतुलन है ये क्या है, इसके असंतुलन को रोकने के महत्वपूर्ण उपायों की चर्चा करें। यानी दोस्तों पारिस्थितिकी असंतुलन के रोकने के क्या क्या उपाय हैं उनके बारे में आपको लिखना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं पारिस्थितिकी संतुलन। पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे एवं मनुष्य के मध्य संबंध को ही पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। इस पारितंत्र में हर एक प्रजाति की संख्या एक अस्थायी संतुलन के रूप में वर्णित किया जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण, इसके क्या क्या कारण है फ्रेंड। तो पहला जो कारण है कि मानवीय क्रियाकलापों का अधिक होना। दोस्तों मानव के द्वारा क्रियाकलापों का अधिक होना पहला पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बाढ़, चक्रवात जैसे क्रियाकलाप भी प्राकृतिक असंतुलन का कारण है। अब हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि पारिस्थितिकी असंतुलन को
रोकने हेतु महत्वपूर्ण उपाय, पारिस्थितिकी असंतुलन को कैसे रोका जा सकता है। तो पहला जो पॉइंट है फ्रेंड्स, वनों की कटाई पर रोक लगाया जाए, यानी दोस्तों वनों की कटाई जो किया जा रहा है उस पर रोक लगाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वृक्ष को लगाया जाए। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है फ्रेंड्स कि नवीन प्रजातियों के आगमन एवं अन्य जीवों के निकासी के बीच संतुलन स्थापित हो। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स कि सभी वन विशेष क्षेत्रों में वन्य जीव अभयारण्य की आवश्यकता है। दोस्तों सभी वन विशेष क्षेत्रों में एक एक वन्य जीव अभयारण्य की आवश्यकता है। आगे बढ़ा फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय उद्यान को विकसित किया जाए। दोस्तों जो राष्ट्रीय उद्यान है उसको विकसित करना चाहिए। अतः प्रत्येक पारिस्थितिकी असंतुलन को रोकने के लिए 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है तथा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर था फ्रेंड्स कि पारिस्थितिकी संतुलन क्या है और इसके असंतुलन को रोकने के उपाय। अगला क्वेश्चन 32 में दिया है फ्रेंड्स कि विश्व में सर्वाधिक गहरे सागरीय गर्त का नाम लिखा है। विश्व में सबसे अधिक गहरा सागरीय गर्त कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मेरियाना गर्त, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। और इसकी कुल गहराई की बात करें तो इसकी जो कुल गहराई है वो 11,022 मीटर ये गहरा है। अगला क्वेश्चन 33 में दिया है फ्रेंड्स कि लोकतक झील किस राज्य में स्थित है। आपको बताना ये जो लोकतक झील है वो कौन सा राज्य में स्थित है। तो लोकतक झील मणिपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन 34 में दिया है फ्रेंड्स कि भारत का एकमात्र जीवित सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। आपको बताना भारत का एकमात्र जीवित सक्रिय ज्वालामुखी जो कि बैरन ज्वालामुखी है वो कहाँ पर स्थित है। तो राइट आंसर हो गया फ्रेंड बैरन ज्वालामुखी, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन 35 में दिया है फ्रेंड्स भारत की जलवायु कैसी है। आपको बताना ये जो हमारा भारत है इसकी जलवायु कैसी है। तो दोस्तों भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 में दिया है फ्रेंड्स कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। आपको बताना ये जो अरावली पर्वत है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दोस्तों अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। इसकी कुल ऊंचाई 1722 मीटर ऊंचा है और ये जो गुरु शिखर है वो राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन 37 में दिया है फ्रेंड कि लाल मिट्टी के लाल रंग का क्या कारण है। आपको बताना ये जो लाल मिट्टी होते हैं ये जो लाल रंग का दिखाई देते हैं इसका क्या कारण होता है। तो आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण फ्रेंड्स लाल जो मिट्टी है वो लाल कलर का दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन 38 में दिया है फ्रेंड्स कि महाराष्ट्र में पश्चिम घाट को क्या कहा जाता है। आपको बताना ये जो महाराष्ट्र राज्य है वहाँ पे पश्चिम घाट को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों महाराष्ट्र में पश्चिम घाट को कोंकण तट कहा जाता है। यदि क्वेश्चन में पूछा जाए कि गोवा में पश्चिम घाट को क्या कहा जाता है तो गोवा में भी कोंकण तट। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में दोस्तों कैंदर तट के नाम से जाना जाता है। और गुजरात की बात करें तो गुजरात में काठियावाड़ के नाम से जाना जाता है। अगला 39 में दिया है फ्रेंड्स कि जल चक्र क्या है। ये जो जल चक्र है ये क्या है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग करते हैं। जल का विभिन्न भौतिक रूप तरल, गैस एवं ठोस में स्थल मंडल, जल मंडल, महाद्वीपीय, महासागरीय, धरातलीय एवं भूमिगत एवं वायुमंडलीय आदि के मध्य निरंतर प्रवाह एवं आदान प्रदान की प्रक्रिया को जल चक्र कहते हैं। तो ये प्यारा सा सुंदर सा आंसर फ्रेंड कि जल चक्र क्या है। अगला 40 में दिया है फ्रेंड्स कि महाद्वीप किसे कहते हैं। आपको बताना उप महाद्वीप किसे कहते हैं और भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों के नाम लिखना है। तो हम लोग समझते हैं उप महाद्वीप किसे कहते हैं। तो महाद्वीप का छोटा रूप उप महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। दोस्तों महाद्वीप का छोटा रूप को उप महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है जिसका निर्माण आपस में कई देशों के स्थलखंड के मिलने से होता है। दोस्तों यहाँ स्थल थोड़ा सा गलती हो गई मिसप्रिंटिंग, जिसका निर्माण जो फ्रेंड वो आपस में कई देशों के स्थलखंड के मिलने से होता है। भारतीय उपमहाद्वीप में कुल 5 देश शामिल है। कौन कौन से देश शामिल है फ्रेंड। पहला भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ये कुल 5 देश है फ्रेंड जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल हैं। नेक्स्ट 41 में दिया है फ्रेंड जो कि काफी वीवीआई क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए कि भारतीय मानसून की 3 विशेषताओं को लिखना है। भारतीय जो मानसून है इसकी 3 विशेषताओं को आपको लिखना है। तो सबसे पहले मानसून को हम जानते हैं। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा मौसमी से हुई है। यानी दोस्तों मानसून जो शब्द है उसका जो उत्पत्ति है वो अरबी भाषा मौसमी से हुई है, जिसका अर्थ मौसम के अनुसार ऋतु में परिवर्तन होता है। अब हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि भारतीय मानसून की विशेषताएं क्या क्या होती है। तो भारतीय मानसून की पहला विशेषता जो है फ्रेंड वो कि भारतीय मानसून समय से पहले आना। दोस्तों भारतीय मानसून का जो है वो समय से पहले आना, समय से जाना, लंबे समय तक रहना आदि यहाँ के लोगों के जनजीवन को काफी प्रभावित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड कि भारत में वर्षा जल का वितरण एवं कृषि सिंचाई पूर्ण रूप से मानसून पर निर्भर है। दोस्तों भारत में जो है वो मानसून पर ही कृषि में जो सिंचाई है वो सिर्फ मानसून पर ही निर्भर है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड कि भारतीय मानसून से ही जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी एवं गुजरात से असम तक पूरे भारत में वर्षा जल प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये कुल 3 पॉइंट थे कि भारतीय मानसून की क्या क्या विशेषताएं होती है। अगला पॉइंट 42 में दिया फ्रेंड कि भारतीय नदियों के प्रदूषित होने के 3 कारण बताइए। आपको बताया ये भारतीय नदियां हैं इन्हें प्रदूषित होने के कौन कौन से कारण हैं। तो चलिए जानते हैं प्रदूषित होने के क्या क्या कारण है।
तो भारतीय नदियों के प्रदूषित होने के 3 कारण निम्नलिखित हैं। पहला कारण जो है फ्रेंड वो है फैक्ट्री से निकलने वाले कूड़े कचरे को सीधे नदियों में बहा दिया जाता है। और दोस्तों फैक्ट्री से जो कूड़ा करकट निकलता है वो सीधे नदियों में बहा दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड जल जहाजों से निकलने वाले से। नेक्स्ट अगला पॉइंट फ्रेंड कि सब को पानी में बहाने से। दोस्तों जो सब होते हैं उनको जो लाश होता है जो उसे पानी में बहा दिया जाता है या मूर्ति विसर्जन से भी नदी काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित होता है। अगला 43 में दिया फ्रेंड कि तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में जाड़े के मौसम में अधिक वर्षा क्यों होती है। आपको पता है ये तमिलनाडु के तटीय प्रदेश है वहाँ पे जाड़े के मौसम में वर्षा क्यों होती है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग जानते हैं। सर्दियों के समय देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें समुद्र की ओर बहती है। दोस्तों सर्दी के समय जो है वो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें है वो समुद्र की ओर बहती है, इसलिए देश के ज़्यादातर इलाकों में शुष्क मौसम रहता है। दोस्तों जब उत्तर पूर्वी मानसून जो है वो समुद्र की ओर बहती है तो दोस्तों देश के ज़्यादातर इलाकों में शुष्क मौसम रहता है। और तमिलनाडु का तट अधिकतम वर्षा इन्हीं पवनों से प्राप्त होता है क्योंकि वहाँ यह अपने समुद्र तल से स्थल की तरफ बहता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर फ्रेंड कि तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में जाड़े के मौसम में वर्षा अधिक क्यों होती है। अगला क्वेश्चन 44 में दिया गया फ्रेंड कि हिंद महासागर के तट पर स्थित भारत की केंद्रीय स्थिति क्यों महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग जानते हैं। तो हिंद महासागर सिर्फ 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, जो भारत के लिए निम्न दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट फ्रेंड्स कि भारत के दक्षिण तटीय प्रदेशों में मत्स्य का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। दोस्तों भारत का जो दक्षिण तटीय प्रदेश है वहाँ पे मत्स्य के उत्पादन जो है वो बड़े पैमाने पर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहे फ्रेंड कि विश्व में अधिकांश भागों में विश्व का व्यापार लगभग 60% हिंद महासागर से होता है, जिससे भारत को टैक्स प्राप्त होता है। दोस्तों विश्व में जो अधिकांश भाग है वहाँ पे दोस्तों 60% जो है वो सिर्फ हिंद महासागर से ही होता है और जिसके कारण जो है वो भारत को टैक्स काफ़ी ज़्यादा प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहे फ्रेंड कि हिंद महासागर के सिर पर स्थित होने के कारण भारत के बंदरगाह की सुविधा प्राप्त है। तो ये क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर है फ्रेंड कि हिंद महासागर के तट पर स्थित भारत की केंद्रीय स्थिति क्यों महत्वपूर्ण है। अगला 45 में दिया गया फ्रेंड कि पश्चिम तटीय मैदान पर डेल्टा क्यों नहीं है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके एग्जाम्स के लिए कि जो पश्चिम तटीय मैदान है वहाँ पर डेल्टा का निर्माण क्यों नहीं होता है। तो चलिए जानते हैं कि डेल्टा का निर्माण क्यों नहीं होता है। तो भारत के पश्चिम भागों में बहने वाली नदियाँ की ढाल काफ़ी तीव्र है। दोस्तों भारत के जो पश्चिम भाग में नदियाँ बहती उनका जो ढाल है वो काफ़ी ज़्यादा तीव्र होता है, इसलिए यह नदियाँ अपने मुहाने पर अनेक भागों में न बहकर एक भाग में बहती है, अर्थात यह डेल्टा ना बनाकर ज्वारंधमुख बनाती है, इसलिए पश्चिम तटीय मैदान पर डेल्टा नहीं है। दोस्तों पश्चिम तटीय जो मैदान है वो जो नदियाँ होती है वो काफ़ी तीव्र गति से बहती है और वह अनेक भागों में नहीं बहकर सिर्फ एक भाग में बहती है, जिसके कारण पश्चिम तटीय मैदान पर कोई भी डेल्टा का निर्माण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन 46 में दिया है फ्रेंड कि मृदा अपरदन के प्रमुख कारण एवं इस समस्या से निपटने के उपाय लिखे हैं। आपको पता है ये जो मृदा अपरदन है इसके क्या क्या कारण है, इस समस्या से कैसे बचा जा सकता है उसको आपको बताना। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर में पॉइंट और पॉइंट एग्जाम करते हैं। मृदा अपरदन के प्रमुख कारण यानी मृदा अपरदन के क्या क्या कारण है। तो पहला कारण है फ्रेंड पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई। दोस्तों पेड़ पौधों की अत्यधिक कटाई किया जा रहा है, अंधाधुंध कटाई किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अत्यधिक पशु चारण। अगला पॉइंट है फ्रेंड वनों में आग लगाना। दोस्तों वनों में आग लगा दिया जाता है जिससे मृदा काफ़ी ज़्यादा में अपरदन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड बाढ़ और आंधियाँ। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड एक ही किस्म का फसल लगना। दोस्तों एक ही किस्म का हमेशा एक ही किस्म का फसल को नहीं लगाना चाहिए। आप जानते हैं कि मृदा अपरदन की समस्या यानी मृदा अपरदन की क्या क्या समस्याएं होती है। तो पहला जो समस्या है फ्रेंड कि मृदा अपरदन से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। दोस्तों मृदा का अपरदन जब होता है तो मिट्टी की उर्वरक शक्ति कम हो जाती है, जिससे फसल ना के बराबर होता है, जिससे फसल का उत्पादन नहीं के बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड कि मृदा अपरदन से कृषि पर गहरा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों मृदा का जब अपरदन होता है तो कृषि पर काफ़ी ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। अब हम लोग जानते हैं कि रोकथाम के उपाय में मृदा अपरदन की रोकथाम कैसे किया जा सकता है। तो पहला जो उपाय फ्रेंड कि वृक्षारोपण। दोस्तों वृक्ष को अधिक से अधिक लगाना चाहिए। वृक्षारोपण प्रति पशुचारण को रोककर पर्वतीय पठारी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती करके यानी दोस्तों पर्वत और पठारी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि आम नागरिक को जागरूक बनाकर मिश्रित कृषि को बढ़ावा देकर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके एग्जाम्स के लिए कि मृदा अपरदन के प्रमुख कारण और इससे निपटने के क्या क्या उपाय हैं। अगला क्वेश्चन 47 दिया फ्रेंड कि भारतीय किसानों के लिए मानसून एक जुआ है, व्याख्या करें। काफी अच्छा क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके एग्जाम्स के लिए कि जो भारतीय किसान है उन लोगों के लिए मानसून जो है वो एक जुआ है, तो कैसे। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग करते हैं। भारतीय किसान के लिए मानसून एक जुआ है। दोस्तों भारतीय जो किसान है उन लोगों के लिए मानसून जो है वो एक जुआ है, क्योंकि जिस वर्ष मानसून अच्छा होता है उस वर्ष फसल अच्छा होता है। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जिस वर्ष मानसून अच्छा होता है उस वर्ष वर्षा भी अच्छा होता है और फसल का उत्पादन भी अच्छा होता है, और जिस वर्ष मानसून अच्छा नहीं होता है उस वर्ष फसल भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों वर्षा अच्छा नहीं होता है जिसके कारण फसल का अच्छा उत्पादन नहीं होता। इस प्रकार से देखा जाए तो फ्रेंड जो भारतीय किसान है उनके लिए मानसून एक जुआ है।
तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन पर प्रेस कर ले। दोस्तों यदि आप इन सभी क्वेश्चंस का आंसर अच्छी तरीके से पढ़ देते हैं तो आपका ज्योग्राफी में एक भी क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं है। तो प्लीज आप इन सभी क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा।